हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज के सेशन में देखने वाले हैं प्रीएम्बल से ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉलिटी का, और हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, इवन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको सारी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से ध्यान से अटैम्प्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार प्रीएम्बल ज़रूर रीड कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। तो जो यहाँ पे दो वर्ड बताए जा रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, तो ये दोनों ही वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ? तो ऑप्शन है 39th, 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उस संविधान संशोधन के बाद प्रीएम्बल में बहुत सी चीज़ें ऐड की गई इस अमेंडमेंट के थ्रू, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग कह देते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड की गई थी। आपको तीनों वर्ड याद रखने हैं, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है। इस ऐसे मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि देखिए SIS आपको सिस वर्ड से याद रखना है। जैसे हम लोग सिस्टर को सिस कह के बुला देते हैं वर्ड प्यार से, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिस वर्ड से याद रखना है, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। तो ये तीनों ही वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम एंड नेम्स इन आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में देखिए ऐसे बहुत से नाम हैं हमारे देश के जब हम बात करते हैं तो, लेकिन संविधान के हिसाब से, संविधान के अकॉर्डिंग किन नाम से जाना जाता है हमारे देश को? ऑप्शन है भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या एंड इंडिया। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, भारत एंड इंडिया। तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1 यही बताता है। देखिए जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब कंट्री के नामकरण की बात हो रही थी, तो जो हिंदी भाषी लोग थे वो कह रहे थे कि भारत नाम रखना चाहिए, और जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन थे वो कह रहे थे कि इंडिया नाम रखना चाहिए, ये मॉडर्न है। तो जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ही ब्लेंड है हर एक चीज़ का, तो यहाँ भी हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, दोनों ही नामों को कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया, और आर्टिकल 1 बना, मतलब इंडिया जो कि भारत ही है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रीएम्बल दिया था कि आप प्रीएम्बल एक बार देख लो क्या सीक्वेंस है हर एक कीवर्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये एक आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, और इस चीज़ को आपको याद रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल या सोवरन। तो यूनिवर्सल तो वर्ड है ही नहीं, तो आपका ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी है सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर, रिपब्लिक। सी है सोवरन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, या ऑप्शन डी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो आपको अब इसका आंसर पता लग गया होगा। जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया को सेकुलर स्टेट डिस्क्राइब कौन सी चीज़ करती है? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल, या ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि 3 वर्ड को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। जो वर्ड थे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो सेकुलर वर्ड भी ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल ही बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया जो स्टेट है वो ना ही हिंदू कंट्री है, ना ही मुस्लिम कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक धर्म के लोग रहते हैं। अब देखिए जो सेकुलर की डेफिनेशन है वो हर एक कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाता है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप सेकुलर की डेफिनेशन को गूगल करोगे तो आप पाओगे कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट और रिलीजन का कोई
कनेक्शन ना हो, संबंध ना हो, ठीक है। लेकिन इंडिया के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। इंडिया के कंसेप्ट में सेकुलरिज्म जो है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया गया है। यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सेंस में हम लोग सेकुलर वर्ड को यूज़ करते हैं। तो प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन है, इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि सेकुलर स्टेट है इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 1976 में ये वर्ड को ऐड किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 से पहले इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं था। ये तो एक कीवर्ड है, ठीक है। जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। असल में आप देखिए तो फंडामेंटल राइट में राइट टू जो रिलीजन है वही पूरा डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है, ठीक है, उसका गोल क्या है? ऑप्शन है जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देखो प्रियम्बल, तो ये जो आपका ये जो है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये चीज़ें फॉलो करनी है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए प्रियम्बल पूरा का, यहाँ से लेके लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स। ऑप्शन, इट इज़ द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। तो इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ऑप्शन ए है, क्या जो पीपल है वही हर एक मामले में फाइनल अथॉरिटी है। ऑप्शन बी, देयर इज़ अ नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऑप्शन सी, देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया। क्या ये बात सही है? ऑप्शन डी, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो इंडिया है, असल में हमने आर्टिकल 1 पढ़ा जहाँ पे लिखा था कि इंडिया के 2 नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडिया दैट इज़ भारत, 2, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी वगैरह होती है, तो वहाँ पे इंडिया का नाम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा आता है, ठीक है। सिर्फ इंडिया नहीं होता, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है। जैसे कि देखिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे अभी भी किंग और क्वीन का सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए मतलब कि जो फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो अभी भी वहाँ पे हेरिडिटरी चल रहे हैं, जबकि इंडिया में क्या है, श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति है जो कि चुने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिविजुअल्स आर द फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। तो हर एक मनुष्य जो है, इंसान जो है वो इक्वल है, और ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? ऑप्शन है यूनिवर्सलिज्म, होलिज्म, सोशलिज्म या इंटरेक्शनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म का मतलब ही होता है कि जो हर एक पर्सन है, एवरीवन, ठीक है, हर एक पर्सन को इक्वल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक पर्सन को इक्वल ह्यूमन राइट होना चाहिए, और यही कंसेप्ट यहाँ पे कहलाता है यूनिवर्सलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन है, इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। कौन सी बात यहाँ पे सही है? तो सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। देखिए, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। आप अगर पाकिस्तान सर्च करो, बांग्लादेश सर्च करो, अफगानिस्तान सर्च करो, तो आपको वहाँ पे लिखा होगा स्टेट रिलीजन इस्लाम, ठीक है। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टेट रिलीजन वहाँ पे नहीं लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो लॉ एंड लिबर्टी में
गिवन में से कौन सा रिलेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट सभी हैं लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन है इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी, जहाँ ज़्यादा लॉज कानून होंगे वहाँ पे आज़ादी कम होगी। ऑप्शन बी है इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी, अगर लॉ नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होंगे। इफ़ देर इज़ लिबर्टी लॉज हैव बी मेड बाय द पीपल, अगर आज़ादी होगी तो जो कानून होंगे वो लोगों द्वारा ही बनाए जाएंगे। ऑप्शन डी है इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, अगर नियम बार बार बदलेंगे तो आज़ादी को क्या है, खतरा है। तो गिवन में से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, इफ़ देर इज़ नो लॉ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी, अगर कानून ही नहीं होंगे तो आज़ादी भी नहीं होगी। अब इसका मतलब कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, देखो कोई कानून ही नहीं होगा तो आज़ादी कैसे होगी। अगर मान लीजिए अभी मर्डर पे, चोरी पे, हर चीज़ पे क्या है, कानून है, रिस्ट्रिक्शन है, और इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप क्या है, आप रोड पे खुलेआम घूम सकते हो, आज़ादी के साथ हो। लेकिन अगर मर्डर के लिए कोई लॉ ही ना हो, ठीक है, मानहानि के जिसके लिए कोई लॉ ही ना हो, तो क्या होगा, राह चलते कोई भी आपको थप्पड़ मार के निकल सकता है। तो वहाँ पे आज़ादी, या आप किसी को मार के निकल सकते हो, लेकिन हर एक केस में क्या है, किसी दूसरे की लिबर्टी को यहाँ पे थ्रेट है, इसीलिए लॉ अगर नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वहाँ पे कौन सा एक ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं है। ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, या लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन सी प्रियम्बल, या ऑप्शन डी राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द प्रियम्बल, ठीक है, द प्रियम्बल। और ये जो स्टेटमेंट कही गई थी कि जो सोल ऑफ प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट कही थी सुभाष कश्यप जी ने, ठीक है। सुभाष कश्यप जी ने ये स्टेटमेंट कही थी, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रियम्बल। B.R. अम्बेडकर साहब ने भी एक स्टेटमेंट कही थी, उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो स्टेटमेंट है द हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये स्टेटमेंट किसने कही थी प्रियम्बल के लिए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, या K.M. मुंशी। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, K.M. मुंशी। 13वां क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गिवन में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन है द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, ऑप्शन सी बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, या ऑप्शन डी मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो SR बोमई और यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 में जो केस हुआ था उस जजमेंट में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गिवन में से किस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है बेरूबारी केस, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस, या ऑप्शन डी केशवानंदा भारती केस। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए बेरूबारी, ठीक है। तो बेरूबारी का जो केस हुआ था 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था
कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए जस्टिसिएबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस कोर्ट केस में, सुप्रीम कोर्ट के किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है एज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर भी है। मतलब देखिए यहाँ पे एक केस हुआ था बेरूबारी, जहाँ पे कहा गया कि ये पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक केस हुआ था बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर एक लास्ट केस हुआ यहाँ पे जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, साथ ही साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। मतलब कि जिसको किसी भी हालत में गवर्नमेंट छेड़छाड़ करके हर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केशवानंदा भारती केस। तो जो फेमस केस केशवानंदा भारती केस है, उस केस के जजमेंट में कहा गया था कि प्रियम्बल क्या है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए इसको आप हर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रियम्बल चैप्टर से हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं बार बार, ठीक है। तो इन सारी क्वेश्चन को आपको एक बार जब आपको PDF मिलेगी तो आप यहाँ से आंसर चेक करके खुद से एक बार अटैम्प्ट कर लेना, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी री अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।